Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Today in this video I am going to start our 8th chapter, that is the glory of Bharat Varsha. Bharat Varsh means इंडिया. यहाँ पे इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में पढ़ाई करेंगे. टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के एंशिएंट टाइम में कैसा इंडिया था, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट आवर 8th chapter. We have learned about history of ancient India from Stone Age to 8th century. We have gathered information about the rules and heritage of various ages. India is a huge nation like subcontinent. Since ancient times, people of various tribes and sub-tribes have come to India as they were attracted towards our prosperity. Due to this, the diversity of Indian culture creates a confluence of diversity. Jawaharlal Nehru has called it unity in diversity. We will gather information about art and architecture and the social life of our country, so that we can get information about the glorious heritage of people of ancient time. तो स्टूडेंट्स टोटली इस पैराग्राफ के अंदर हमें इंडिया की, हमने जो आगे के चैप्टर में जो कुछ भी इंडिया के बारे में पढ़ा है उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन हमें दी है. कि हम जैसे जानते हैं कि स्टोन एज से लेकर इंडिया, पहले ही इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमने स्टोन एज तक 8th सेंचुरी तक का हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ाई की. और उसमें हमने देखा कि कैसे इंडिया में अलग अलग राजा राज करके गए, उन्होंने क्या क्या हमें विरासत में दिया, वो सब कुछ हमने पढ़ा. हमने ये भी पढ़ा कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, बहुत बड़ी कंट्री है, जिसमें अलग अलग ट्राइब के यानी कि अलग अलग जाति के, और उस जातियों के अंदर भी छोटी छोटी सब ट्राइब्स यानी कि जातियाँ होती थी. और इंडिया जो इतना प्रॉस्पेरस था, इतना आगे था पहले के टाइम में, तो उससे अट्रैक्ट होके दूसरी जाति के लोग इंडिया में आके रहने लगे, इंडिया के साथ व्यापार करने लगे. और ऐसे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलते लोग इंडिया में बस गए, इंडिया में रहने लगे. तो इसी की वजह से इंडिया में इंडिया बहुत बड़े कल्चर वाइज बहुत बड़ी और डाइवर्सिटी वाली कंट्री है. डाइवर्सिटी यानी डिफरेंस, और इसी डिफरेंस को जवाहरलाल नेहरू यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नाम देते हैं. यानी कि अनेकता में एकता, यानी कि हम सब लोग भले ही सभी चीज़ों में एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट सभी में, लेकिन फिर भी हम लोग एक होके रहते हैं. और इसी की वजह से और आगे हमने इंडिया का आर्किटेक्चर जो था, सोशल लाइफ थी लोगों की, उन सभी के बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ाई कर ली है. तो अब आगे हम पहले तो एंशिएंट इंडिया की अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे. फिर हम क्या डेवलपमेंट हुआ वो देखेंगे. तो पहला है एंशिएंट इंडिया एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर यानी कि खेती. तो पहले के टाइम के इंडिया में कैसे खेती होती थी वो. तो वी गेट मैक्सिमम फूड we consume and things we use in our daily life from farm products. यानी कि हमें डेली लाइफ में जो कुछ भी खाने को चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, फार्म प्रोडक्ट्स यानी कि खेती में से. फार्मिंग began in ancient India. In those days also various tools and irrigation facilities were developed for farming. तो एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में फार्मिंग स्टार्ट हो गई. और उस टाइम पे जैसे हमें मालूम है कि साधन लोखंड से या फिर इलेक्ट्रिक मशीन्स कुछ भी नहीं होता था फार्मिंग के लिए. तो वो लोग क्या करते थे कि धीरे धीरे उन्होंने जैसे खेती करना स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग करना, तो धीरे धीरे उन्होंने खेती के लिए अलग अलग टूल्स बनाना स्टार्ट किया और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी स्टार्ट कर दी. तो वहाँ से ही टूल्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई. इरिगेशन यानी कि स्टूडेंट्स, खेत के लिए हमें जो पानी चाहिए होता है, तो पानी के लिए वो जो कुएँ होते हैं, वेल्स, स्टेप वेल्स, छोटी छोटी कैनल्स बनाते हैं ना, वो. इन एशियन टाइम्स wheat, barley, paddy, jowar, millet, sesame,
peas etc. were cultivated। जैसे स्टूडेंट्स हमें पहले ही हमने आगे के चैप्टर में देखा कि पहले के टाइम में इंडिया में कौन सी अनाज कौन सी चीज़ें खेत में वो लोग उगाते थे, मतलब प्रोडक्ट करते थे, तो वीट, बार्ले, पैडी, जोवार, मिलेट एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स की खेती के लिए वो लोग कौन से टूल्स करते थे। तो यू टूल्स in Harappan culture, plough has not been found among tools used in agriculture, but plough-shaped toy has been found. So it can be said that they were using plough for फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं कि हमने जैसे आगे का चैप्टर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, अलग स्पेशल चैप्टर था पूरा उसके बारे में। तो उस चैप्टर से या उसके बारे में इंफॉर्मेशन से हमें कहीं भी ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो लोग खेती के अंदर प्लफ यूज़ करते थे। प्लफ खेती करने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए जो यूज़ करते हैं वो, लेकिन क्योंकि हमें कहीं से भी प्लफ नहीं मिला, लेकिन प्लफ के आकार का, प्लफ के शेप का एक टॉय मिला है खेलने का, तो उससे हम कह सकते हैं कि वो लोग खेती में प्लफ यूज़ करते थे। Use of iron tools had been increasing in the field of food agriculture. It includes axes for clearing forest and front portion of plough used for ploughing soil. In addition, they were familiar with sickle etc. तो वो लोग स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के लिए क्या करते थे, धीरे धीरे आयरन यानी कि लोखंड में से वो लोग अलग अलग साधन बनाने लगे, जैसे कि एक्स यानी कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी वो लोग फॉरेस्ट को, जंगल को साफ करने के लिए यूज़ करते थे, और प्लफ का आगे का जो पोर्शन होता था उससे ज़मीन वो लोग प्लफ करते थे। उसके अलावा वो लोग सिकल है, एक्सिस है, वैसे अलग अलग साधन से वो लोग फैमिलियर थे, उन्हें जानते थे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इरिगेशन फैसिलिटी। तो विदाउट रिच विलेजेस इट वाज डिफिकल्ट फॉर किंग्स एंड देयर किंगडम टू सर्वाइव, जस्ट एज न्यू टूल्स एंड सीडलिंग वर इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन ऑल्सो प्रोवेड बी वेरी यूजफुल एट दिस टाइम। कैनल्स, वेल, लेक्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स वर क्रिएटेड फॉर इरिगेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमें मालूम है कि पहले के टाइम के जो राजा थे और उनका राज्य था, वो उनके राज्य में जो गांव थे, उन गांवों के बिना वो लोग कुछ भी नहीं थे। वो लोग आगे अपना राज्य नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि गांव में जो लोग खेती करते थे उनसे जो रकम मिलती थी हमें उन्हें, यानी कि टैक्स के तौर पे जो कुछ भी उन्हें इनकम होती थी उससे उनका राज्य चलता था। तो इसी की वजह से वो लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, खेती के लिए टूल्स तो इम्पोर्टेंट है ही, इम्पॉर्टेंट सीडिंग यानी कि बीज बोना वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही में इरिगेशन फैसिलिटी भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पानी के बिना खेती हो नहीं सकती, इसीलिए खेती के लिए इरिगेशन फैसिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस टाइम पे कैनल्स, वेल्स, लेक्स ऐसे अलग अलग जो है यूज़फुल इरिगेशन के लिए वो लोग बनाते, अपने खेत के पास बनाते थे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया और आपको सिर्फ एंशिएंट टाइम में एग्रीकल्चर कैसे होता था वो समझाया। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको आगे का टॉपिक समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।